सेठ कृपालाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उसके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ कृपालाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी, जिसका नाम राधिका। राधिका अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, किंतु कहते हैं जिसके घर बेटी जन्म लेती है, उस घर माँ बाप को चिंता होने लगती है। राधिका पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को राधिका के शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर वीरपाल की तलाश हुई। वीरपाल चौधरी जितेंद्र का पुत्र है। नाम से ही पता चलता है कि चौधरी जितेंद्र धन से भी चौधरी हैं। सेठ कृपालाल ने चौधरी जितेंद्र से अपनी पुत्री राधिका के लिए वीरपाल से ब्याह कराने की बात की। चौधरी जितेंद्र ने राधिका से अपने पुत्र के विवाह का आश्वासन सेठ को दिया। चौधरी जानता था सेठ की कोई और संतान नहीं है। राधिका उसकी इकलौती संतान है और सेठ की उम्र 50 साल से ऊपर है, अर्थात अब इसकी कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा लालच उसके मन में आया और उसने विवाह के लिए तत्काल हाँ कर दिया। लगन मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ कृपालाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी जितेंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य से ज्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। राधिका और वीरपाल का विवाह संपन्न हुआ। दोनों अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। राधिका भी अपने ससुराल में खुश थी और ससुराल वाले भी राधिका के स्वभाव से प्रसन्न थे। राधिका के स्वभाव से रिश्तेदारों में भी कोई नाराजगी नहीं थी। सभी राधिका के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहते, इस जैसा बहू मिलना मुश्किल है। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ कृपालाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात राधिका को एक भाई मिल गया, जिससे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ, अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी। किंतु पुत्र रतन की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई। यह खुशी को दोगुनी करने वाली थी। सेठ कृपालाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर राधिका के ससुराल वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी सारी संपत्ति छीन गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह कृपालाल के सारे संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। भाई के मिल जाने से राधिका के जीवन में खुशियां आनी चाहिए थी, किंतु यह उसके लिए दुख का कारण बन गई। सास ससुर पति सभी अब राधिका को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में राधिका को मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते, किंतु राधिका के आदर्श इतने ऊंचे थे, उसने अपने माता पिता को इस यातना और कष्ट के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। सेठ राधिका से मिलने आ गए, तब उसके ससुर और पति डर गए कि मैं राधिका को कैसे बुलाऊं और क्या बताऊं राधिका के पापा के सामने। फिर उसके पति और उसके ससुर ने राधिका के पास जाकर के उसे बहुत डराया और धमकाया कि तुम अपने पिता के सामने तभी जा पाओगे जब तुम कुछ भी नहीं बताओगी।
राधिका ने हाँ कर दी। क्योंकि वह पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वह जानती थी कि मेरे पिता को बहुत कष्ट पहुंचेगा। राधिका ने अपने पिता के सामने गई और किसी भी प्रकार की बात अपने पिता को नहीं बताई। बताती भी कैसे, जो अनेकों प्रकार की धमकियां देकर राधिका को उसके पिता से मिलाया गया था। बेटी भी कर्तव्यनिष्ठा थी, उसके संस्कार पुराने थे, अर्थात वह जानती थी पिता के घर से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी। इसी आदर्शों से वह बंधी हुई थी। राधिका ने पिता का खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनायास उसके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है, पिताजी, यह मेरे खुशियों का आंसू है। बचपन से मैं भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर के मुझे एक भाई मिला है जिसके कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरे आंखों से आंसू निकल गया। पिता को यह बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों को कुरेदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी जितेंद्र और वीरपाल दोनों को भी सेठ के यहाँ जाना था, किंतु उन्होंने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया और राधिका को डरा धमका कर वहाँ भेजने की साजिश करते रहे। दोनों के मानवीय मूल्य इतने गिर गए कि उन्होंने एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच दिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं, राधिका का ही प्रयोग करना चाहा। वीरपाल राधिका की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चले जा, या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। राधिका ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपने खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। अपने ऊपर हजारों यातनाएं सह सकती, लेकिन किसी निर्दोष को सताना या उसके संस्कारों में नहीं था। काफी देर सोच विचार कर राधिका ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। राधिका ने 3 पत्र लिखा। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिससे वह जन्म देने के लिए धन्यवाद दिया, और बोली कि माँ, अगर मैं दोबारा जन्म लूँ तो आपकी बेटी के रूप में, ताकि मैं फिर आपकी बेटी बनकर आपके साथ रह सकूँ। दूसरा पत्र राधिका ने लिखा था कि अपने ससुर के लिए, कि यदि मैं मरने के बाद दोबारा जन्म ले तो आपकी बहू बनके। इस जन्म में मैं तो अच्छी बहू नहीं बन सकती, लेकिन अगले जन्म में मैं आपकी एक अच्छी बहू बनूं। तीसरा पत्र अपने पति के लिए राधिका ने लिखी थी, यदि मैं दोबारा जन्म लूं तो मैं आपकी पत्नी बनूं। मुझसे जो गलती हुई है वही अपनी गलती को सुधार सकूं, लेकिन मैं किसी नवजात शिशु का आत्महत्या नहीं कर सकती। अपने भाई के आत्महत्या करने से पहले राधिका ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। यह सब पत्र में लिखा था। राधिका के मरने के बाद जब गांव में पता चला, उसके माता पिता आए और पुलिस भी आए तो राधिका की जांच ले उसके कपड़े उठाकर देखा तो बहुत सारे डंडे के निशान पड़े थे, जिससे पुलिस को सब कुछ पता चल गया और धीरे धीरे गांव वाले बता दिए सब कुछ। राधिका के ससुर और उसके पति को जेल भेज दिया गया। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि बहू और बेटी को एक जैसा देखें, नहीं तो कभी भी आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे राधिका के साथ हुआ है। दहेज के प्रति समाज का नजरिया बदलना आवश्यक हो गया है, नहीं तो कितनी और बेटियों का घर उजड़ेगा। वह बेटी हमारी और आपकी भी हो सकती है।